ये जलजला है 7.7 रिक्टर स्केल पर मापा गया इस भूकंप को, और इस भूकंप से जो तबाही हुई उसकी कई तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा लगाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन म्यांमार में भूकंप के जोरदार झटकों से धरती कांप उठी। ये झटके इतने जबरदस्त थे कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी इन्हें महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.7 रही। चीन और ताइवान के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस पर हम थोड़ा बातचीत करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। समय 11:50। भूकंप की तीव्रता 7.7। भूकंप का केंद्र सांगैंग, म्यांमार। भूकंप के दो तेज झटकों से धरती कांप उठी और दहल उठे म्यांमार और थाईलैंड। भूकंप का केंद्र म्यांमार का सांगैंग रहा। पहला झटका 7.7 तीव्रता का था तो दूसरा 6.4 तीव्रता का। भूकंप के झटकों की वजह से म्यांमार के मांडले में इरावडी नदी पर एवा ब्रिज ढह गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की इन तस्वीरों को देखिए, जैसे लग रहा है कि कोई नाव हिल रही है। तेज भूकंप से तमाम इमारतें जमींदोज हो गईं, तो कई इमारतें झुक गईं। अफरा तफरी का माहौल हो गया। दफ्तरों दुकानों को खाली कराया गया है। लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि ऊंची इमारतों की ऊंची मंजिलों समेत स्विमिंग पूलों से पानी बाहर निकल आया। यूं लगा झरना बह रहा हो। वहीं चीन और ताइवान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं भारत में दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट राज्य मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और सिक्किम में भी भूकंप के झटके काफी तेज रहे। गौरतलब है कि सांगैंग फॉल्ट दुनिया भर के तमाम देशों में भूकंप के सबसे बड़े भूकंप आने वाले क्षेत्रों में से एक है, जहाँ पहले भी कई शक्तिशाली भूकंप आए हैं। म्यांमार के इतिहास में सबसे घातक भूकंप 23 मई 1912 को ताउंगगी के पास आया था, जिसकी तीव्रता 7.9 थी, जिसमें काफी नुकसान हुआ और लोग हताहत हुए थे। वहीं शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। थाईलैंड के पीएम शिनवात्रा ने बैंकॉक के अंदर आपातकाल का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, ऐतिहासिक रिकॉर्ड के हिसाब से भी 7.9 सबसे इतिहास का सबसे भयानक भूकंप यहाँ पर रहा था। और आज जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता देखिए 7.7। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा ही भयानक भूकंप रहा। और इसकी बानगी आपको कई तस्वीरों से देखने को मिल जाएंगी कि किस तरह से ताश के पत्तों की तरह इमारतें, कई मकान, कई जगह ढह गई हैं। एक आंकड़ा मरने वाले और लापता लोगों का आ रहा है, लेकिन हम लगातार आपको, और ये एक ब्रिज है, ये बड़ा पुराना और ऐतिहासिक एक ब्रिज रहा है जो ढह गया पूरी तरह से। कई इमारतों को, कई पुरानी इमारतों को भी खासा नुकसान हुआ है। कई निर्माणाधीन इमारतें गिर गई हैं। ऐसे में जान माल के नुकसान का अंदाज़ा एकदम से लगाना संभव ही नहीं होता है। खुद प्रधानमंत्री जो हैं वो इस पर बैठक कर रही हैं और इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, लॉकडाउन लगा दिया गया है, हवाई यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। हर तरह से थम गया है पूरा देश, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो थाईलैंड हो, दोनों ही जगह पर लगभग एक जैसे हालात बने हुए हैं। अब इसमें कुछ गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि ये भूकंप के झटके झेलने वाला इलाका रहा है, पहले भी इस तरह के कई भूकंप यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन ये कुदरत है। कुदरत किसी भी करवट जा सकती है और कभी इतना भयानक भूकंप भी आ जाए कि पूरी धरती उथल पुथल हो जाए। ये आज एक बार फिर एहसास हुआ थाईलैंड और म्यांमार के लोगों को। इससे जो तबाही हुई है उसके बारे में ठीक आंकड़ा थोड़ा समय के बाद आएगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें इस बात को स्पष्ट कर दे रही हैं कि कितना भयानक भूकंप था और कितनी भारी तबाही दोनों ही जगह पर, म्यांमार और थाईलैंड दोनों ही जगह पर हुई है। भूकंप की वजह से कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इसके कई वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। सड़कें जो हैं वो दो हिस्सों में बंट गई हैं। नदी पर बने पुल गिर गए हैं। हताहतों को बचाने के प्रयास किया जा रहा है। ख़ास तौर पर मलबा कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। बड़ी इमारतों के अतिरिक्त कई ऐसी छोटी मोटी जगह भी हैं या छोटे मोटे मकान भी हैं जिन्हें इससे भारी नुकसान पहुंचा है। और एक बार जब पूरी एक ड्राइव चलाई जाएगी बचाव की और राहत कार्य की,
तो उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितना नुकसान इस भूकंप की वजह से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया, साथ ही साथ में एक इमरजेंसी नंबर उन लोगों के लिए जारी किया गया है जो थाईलैंड गए हुए हैं। देखिए, थाईलैंड जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, भारत से बड़ी तादाद में लोग थाईलैंड जाते हैं और पर्यटन के लिहाज से ये एक बड़ी लोकप्रिय जगह है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनके परिजन इस समय चिंतित होंगे, उनके लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है भारतीय दूतावास जो थाईलैंड में है उसका। और म्यांमार की भी लगभग यही स्थिति है। भूकंप के झटके एयरपोर्ट पर किस तरह से देखे गए उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैसे ये पुल जिसका एक तस्वीर आपको दिखा रहे थे वो ढह गया देखते ही देखते। और ये इमारत देखिए आप, एक निर्माणाधीन इमारत थी और इस इमारत के गिरने के बाद कई लोग इसके मलबे की चपेट में आए हैं। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कई जगहों पर बड़ी बड़ी इमारतें, अब क्योंकि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं तो इस देश का विकास भी बड़े पैमाने पर हुआ। कई ऊंची इमारतें यहाँ पर बनी हैं। अब ऊंची इमारतें और लगातार हो रहे निर्माण को लेकर एक चिंता भी बढ़ती है। आपको याद होगा हाल ही में दिल्ली में भूकंप के कुछ झटके महसूस किए गए थे। उसके बाद चिंता बढ़ गई थी कि अगर भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर थोड़ी और ज़्यादा होती तो हालात क्या होते। यही वजह है, सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम थाईलैंड म्यांमार के इस भूकंप में आपको जो समझ में आता है वो ये कि अगर रिक्टर स्केल पर 7 के पार या 7.7 जैसा कोई भूकंप किसी भी क्षेत्र में आता है तो वो किस तरह की तबाही लेकर आ सकता है। हमने जितने विशेषज्ञों से बात की उन्होंने भूकंप रोधी नियमों का, जितने भी कायदे होते हैं इसके लिए उनके अनुपालन की बात को कहा और कहा कि वर्तमान में जो इमारतें बन रही हैं वो इन बातों का ध्यान रख के बनाई जाती हैं। ख़ासतौर पर ऐसे क्षेत्र थाईलैंड और म्यांमार जैसी जगह जहां पर भूकंप आते रहते हैं आए दिन, वहां तो निश्चित ही इनका ध्यान रखा जाता होगा। लेकिन इसके बावजूद जब इस तरह का कोई भूकंप आता है तो सारी योजनाएं और जितने प्रयास पहले किए गए हैं भूकंप रोकने के वो ध्वस्त से दिखाई पड़ते हैं। आज एक बार फिर जो ज़लज़ला थाईलैंड और म्यांमार में आया उससे ये स्पष्ट हो गया कि आप कितनी भूकंप रोधी इमारतें बना लें, लेकिन अगर भूकंप की तीव्रता ज़्यादा है तो बड़े बड़े पुल और बड़ी बड़ी इमारतें कहीं नहीं टिक पाएंगी। ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों पर भूविज्ञानी अपनी राय रखते हुए कहते हैं कि कुदरत के साथ जितना भी खिलवाड़ किया जाता है और जिसको दरअसल हम कई बार डेवलपमेंट कहते हैं, वो डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप कहते हैं, जिसमें कई जगहों पर पहाड़ों को काटा जा रहा है। आज ग्राउंड वाटर लेवल लगातार कम हो रहा है क्योंकि ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। एक बिल्डिंग में कितनी बड़ी तादाद में लोग रहते होंगे, उनके पानी की व्यवस्था और दूसरा जो उनका वेस्ट है उसको मैनेज करना, ये दो ऐसी चुनौतियां होती हैं जो बढ़ती आबादी के साथ में लगभग दुनिया के हर देश के लिए चिंता का विषय है। भारत के संदर्भ में खासतौर पर इस विषय में ज़्यादा विचार किया जाता है क्योंकि भारत की आबादी अब दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी हो गई है और ऐसी कई कंजस्टेड जगह भी हैं, तो इसको लेकर एक चिंता एक्सपर्ट्स के द्वारा जाहिर की जाती है। हालांकि ये भी माना जाता है कि थाईलैंड म्यांमार जैसे ये वो देश हैं जहां आमतौर पर भूकंप आते रहते हैं। निवान सेन साहब जुड़े हुए हैं और ये एक फिल्म अभिनेता तो हैं ही, थाईलैंड में खूब लंबा समय इन्होंने बिताया है, साथ ही साथ में इनका परिवार अभी भी थाईलैंड में है। तो निवान भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। क्या जानकारियाँ आपको मिली हैं, बातचीत हो पाई, किस क्षेत्र में हैं? जी प्रवीण जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। और अभी जो है मेरा घर जो है वो बैंकॉक में भी है और मेरा ससुराल भी बैंकॉक में ही है, तो मेरे सारे परिवार के लोग भी वहीं हैं, मेरी वाइफ वहीं है। तो सुबह से जो है बैक टू बैक कॉल आया जा रहा है। तो मेरी जो पत्नी है नीलू जी, वो कल ही जो है दिल्ली से, उनका एक कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में, वो कंप्लीट करके आज अर्ली मॉर्निंग बैंकॉक पहुंची हैं। तो दोपहर को रेस्ट कर रही थी तो अचानक सोफा जो है वो हिलने लगा, तो उनकी नींद खुल गई। तो उन्होंने देखा कि घर में चीजें अस्त व्यस्त होने लगी, तो उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया। तो अब ये मुझे तो पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि मैंने तो न्यूज देखा नहीं था और हमारी फिल्म की एडिटिंग चल रही, तो मैं उसी में बिजी था, तो मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में। तो जैसे ही उन्होंने कॉल किया, बताया, तो
आशंका हुई कि क्या हो रहा है, तो वो जैसे ही गेट खोल के बाहर आई तो देखे कि सोसाइटी के बहुत से लोग जो हैं बाहर खड़े हैं और गमले हिल रहे हैं, पेड़ पौधे गिर रहे हैं, चीजें इधर उधर हो रही हैं। तब तक तो न्यूज मीडिया में चीजें आने ही लगी। पता चला कि हमारे घर से थोड़ी दूरी पे एक कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, वो पूरी की पूरी धराशायी हो गई, ध्वस्त हो गई। कई लोग उसके नीचे मलबों में दब। अब तो एग्जैक्ट कैजुअलिटीज के बारे में पता नहीं इस समय, बट ये सारी खबरें बैक टू बैक आने लगी, जिससे क्या है, मन में आशंका होती है। आप परिवार से दूर होते हैं, घर वालों से दूर होते हैं, और ऐसी घटना घट जाती है तो, क्योंकि प्रकृति के ऊपर, ईश्वर के ऊपर किसी का पक्ष नहीं चलता, लेकिन एज अ ह्यूमन आप एकदम पैनिक में आ जाते हैं। बट पैनिक से कुछ होना जाना नहीं है, तो आप यही समझा सकते हैं कि नहीं, आप काम डाउन रहिए और देखिए क्या चीजें हो रही हैं। तो फिर तो ये सिचुएशन बनी हुई थी बैक टू बैक। तो सारे परिवार वाले जो हैं वो व्हाट्सएप कॉल पे और बाकी चीजों पे कनेक्ट हुए। फिर पता चला गवर्नमेंट ने जो है ऐसा बताया कि 4 बजे फिर से एक भूकंप का झटका आने वाला है। तो इसके बाद तो और पैनिक बढ़ गया, सारे लोग घर के बाहर आ गए, अपनी जरूरी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो लेकर के वेट कर रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल ये जानकारी है कि अभी चीजें नॉर्मलाइज हैं, अभी तक वो जो आफ्टर इफेक्ट आने वाला था वो अभी तक तो नहीं आया। आमतौर पर निवान भाई, जब भी मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक्सपर्ट से, तो उनका ये कहना होता है कि जिन जगहों पर हो, क्योंकि थाईलैंड, म्यांमार, आमतौर पर हम जानते हैं कि यहाँ भूकंप आते रहे, हालांकि इतनी तीव्रता के नहीं। 1912 के बाद ये सबसे बड़ा भूकंप है, 7.7 रिक्टर स्केल पर है। तो कितना इसको तैयार आप पाते हैं, या थाईलैंड में आपका जो अनुभव रहा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आप कितना एक कंपैरेटिव एनालिसिस में आजकल भारत के बढ़ते शहरों के हिसाब से देखते हैं? नहीं, भारत से कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बहुत स्ट्रांग है। वो लोग बहुत ज्यादा मजबूती से चीजों को कंस्ट्रक्टिव वे में काम करते हैं, और मतलब मुझे ऐसा बहुत ही ऑनेस्टली सेइंग कि मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो बिल्डिंग्स गिर जा रही हैं और चीजें, पुल टूट जा रहा है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि तो वो जो भूकंप की तीव्रता है वो कितनी तीव्र होगी। हम और आप खाली यहाँ टेलीविजन में बैठ के बात ही कर सकते हैं, लेकिन जो लोग वहां पे हैं वो इस चीज को महसूस कर सकते हैं। जी, मैं तो लगातार ये कह भी रहा हूँ कि इससे जो नुकसान हुआ है ना, इसका बहुत मोटा मोटा अंदाजा हम लोग लगा रहे हैं, तो बहुत स्पष्ट बाद में होगा कि अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स और जो तैयार रहता है देश भूकंप के लिए, वहाँ पर ऐसी तबाही हुई है, तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी तबाही होगी, और इसका आंकड़ा जब स्पष्ट होगा तो और पता लग पाएगा जान माल का कितना नुकसान हुआ है। डॉक्टर ए.के. बियानी साहब देश के जाने माने भूविज्ञानी हैं, पहले भी ऐसे कई मौक़ों पर हमारा ज्ञानवर्धन कर चुके हैं। थोड़ा सा और जानकारी इस पर लेते हैं। डॉक्टर बियानी, ये जो भूकंप आया है इसको आप कैसे देखें? 1912 में 7.9 तीव्रता का आया था, और अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 7.7 तीव्रता का आया। तो ये तीव्रता का बढ़ना कोई सूचक होता है? इसको आप एक भूविज्ञानी के दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक इस क्षेत्र में भूकंप की बात है, ये एरिया पृथ्वी के बहुत ही संवेदनशील इलाकों में से एक है। खास करके म्यांमार, थाईलैंड, ये म्यांमार जो है, या बर्मा जिसको हम कहते हैं, ये एक माइक्रो प्लेट है और इंडियन प्लेट का एक जमाने में पार्ट रही है। अब ये इसके जो वैज्ञानिक तथ्य जो पिछले 20 साल 30 साल में आए, उससे एक माइक्रो प्लेट का इसको दर्जा मिल गया है। और माइक्रो प्लेट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे इंटेंस टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, जिसके कारण ये भूकंप अक्सर आते रहते हैं। तो म्यांमार में अगर इस तरह का भूकंप आया तो वो एक वैज्ञानिक के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो सेगिंग फॉल्ट है, वो फॉल्ट करीब 1200 किलोमीटर लंबा है, और वो चाइना के बॉर्डर से चलता हुआ यहाँ तक जाता है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बर्मा, सुमात्रा तक जाता है। अब ये जो फॉल्ट है, ये बाउंड्री फॉल्ट है, यानी 2 प्लेट के बीच का फॉल्ट है। तो इस पे तो तबाही या भूकंप आते ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ से प्लेटें खिसकती है, और इसमें जब प्लेटें खिसकेगी तो जितनी एनर्जी उससे रिलीज होगी उसके हिसाब से मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अब कभी ये मैग्नीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, और ये एक ही फॉल्ट नहीं है, इस फॉल्ट से कई ब्रांचेस भी निकलती है। तो कभी किस ब्रांच से अर्थ के अंदर जो ऊर्जा इकट्ठी हो रही है वो निकलती है, कभी मेन फॉल्ट से निकलती है, कभी साइड वाले फॉल्ट से निकलेगी। तो इन जो कंबाइंड इफेक्ट होता है इन सब चीजों का, उसी से धरातल पे कितना नुकसान होता है उसकी जानकारी हम ले पाते हैं।
जहां तक भूकंप आने का सवाल है, इसमें 5-6 फैक्टर काम करते हैं। एक तो ये कि कितनी गहराई पर आया, तो ये शैलो अर्थक्वेक है, 10 किलोमीटर गहराई पर आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही नजदीक था इसका एपिसेंटर और फोकस। दूसरा ये कि वहां पे रॉक टाइप्स कैसी है, अगर मिट्टी अधिक है तो नुकसान अधिक होगा, और चट्टाने हैं, कठोर चट्टाने हैं, तो नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। साथ ही साथ वहां पे आबादी का घनत्व क्या है। अब क्योंकि ये मंडाला के आसपास भूकंप आया और मंडाला म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि वहां पे तबाही अधिक हुई होगी। और जहां तक थाईलैंड की बात है, तो थाईलैंड के जो क्लिपिंग्स देख रहे हैं उसमें भी तबाही काफी दिख रही है। और आजकल अगर हम ये कहें कि तबाही को आकलन करने में टाइम लगेगा, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सैटेलाइट से हमारे पास एरोप्लेन्स हैं, हमारे पास ड्रोन है। तो सैटेलाइट को तो कुछ ही सेकंड में फोकस करा जा सकता है उस क्षेत्र में जहां पर ये भूकंप आ रहा है, या हजारों सैटेलाइट आजकल आसमान में घूम रहे हैं, तो किसी न किसी सैटेलाइट उस जगह पे भी होगा जहां पर भूकंप आया है। तो उससे अगर फोकस करा जाए तो हम पता लगा सकते हैं कहाँ पे अधिक है, कहाँ पे कम है। दूसरा, अगर मान लीजिए थाईलैंड या बर्मा में इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि वहां पर हम जा नहीं सकते, तो आसपास के कंट्री से एरोप्लेन भी भेज सकते हैं, जो आधी घंटे में, क्योंकि ज्यादा चौड़ाई तो है नहीं इन देशों की, तो आधी घंटे के अंदर हमें फोटो आ जाएंगे और सब कुछ जानकारी मिल जाएगी कहाँ पे है, क्या है, और एक साथ कई प्लेन भेज सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं संभव है, तो आजकल ड्रोन आसानी से अवेलेबल है, ड्रोन को भी भेजा जा सकता है और ड्रोन से भी नुकसान का आकलन करा जा सकता है। तो नुकसान का आकलन के बाद जो एरिया जहाँ पर अधिक भूकंप है, उसको फोकस करके वहां पे हमें रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना चाहिए। और इसके बाद जब एक बार ये हो जाए, तो हमें भविष्य के लिए सोचना चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगी, क्योंकि ये सबको मालूम है कि सेगेइंग फॉल्ट जो है वो एक एक्टिव फॉल्ट है, तो वहां पे कभी भी भूकंप आ सकता है। तो उस एरिया में जहाँ पर भूकंप की संभावना अधिक है या फॉल्ट में एक्टिव फॉल्ट है, वहां पर हमारे कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स दूसरे होना चाहिए अपेक्षाकृत दूसरी जगह के। तो ये अगर हम करें तो हम तुरंत एक तो रिलीफ एंड रेस्क्यू कर सकते हैं। दूसरा, आजकल क्या हो रहा है कि म्यांमार में आंतरिक रूप से विद्रोह टाइप की स्थिति है, तो उसके कारण भी सरकार कितनी इफेक्टिव है ये कह नहीं सकते। और सरकार डेफिनेटली वहाँ पे कोशिश तो कर रही होगी, पर उसकी कोशिशें कितनी किस स्तर की है ये तो अभी हमें पता नहीं है, ये बाद में ही पता फिलहाल तो चलेगा। इमरजेंसी और लॉकडाउन के जरिए सारी चीज़ों को थाम कर पहले तो आकलन किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। हाँ, तो देखिए, जब हमारा जी। भाखड़ा डैम और टेहरी डैम दोनों भूकंप के संवेदनशील क्षेत्रों में है, और ये इतने साल से, भाखड़ा डैम तो 70 साल से भी अधिक हो गए हैं और वो स्थायी रूप से काम कर रहा है, और टेहरी डैम भी करीब करीब 20 साल से काम कर रहा है, और उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी थी। और अगर हम पुरानी इमारतों की बात करें, तो ये जैसे कुतुब मीनार है, वो भी करीब 700 साल से खड़ी हुई है, और ताजमहल करीब 400 साल से खड़ा है। तो इनमें डैमेज का असर, अर्थक्वेक का असर क्यों नहीं होता है? तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि ये फाउंडेशन इनकी इतनी अच्छी है कि वो डैमेज, जो शॉक्स आते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर यही चीज हमारे कंस्ट्रक्शन में रखें, जबकि उस जमाने में जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी या ऐसा सीमेंटिंग मटेरियल नहीं था जिसकी स्ट्रेंथ काफी अधिक हो, इसके बावजूद उन्होंने सदियों तक चलने वाले ये बिल्डिंगें खड़ी करी है, तो हम आज क्यों नहीं कर सकते? अगर नहीं करते हैं तो इसमें प्रकृति को दोष देना गलत है। इसको हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में कहीं ना कहीं हमने समझौता करा है, और समझौता चाहे आर्थिक कारणों से करा हो या सामाजिक कारणों से करा हो या किसी और कारणों से करा है, वो एक फैक्टर है। जी, अगर समझौता नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान तो बहुत आज कम जब होगा। थाईलैंड और म्यांमार मेरा की मानना है। तस्वीरें आपके सामने आ रही होंगी, आपने भी देखे होंगे किस तरह से ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग गिर जा रही है, तो आपके जहन में क्या आ रहा था? ये रिक्टर स्केल पर बहुत तीव्रता ज्यादा होना है या फिर कंस्ट्रक्शन जो है वो कमजोर रहा होगा? देखिए, दोनों चीजें हैं। तीव्रता भी बहुत अधिक है, 7.7 7.8 जो रिपोर्ट हो रही है वो तीव्रता काफी अधिक है। दूसरा, उसमें कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन जापान में अच्छी होती तो 7.8 तो आसान है, वहां तो 8 के भूकंप भी या 8.25 के भूकंप भी आते हैं, तो वहां पर बिल्डिंगों को उतना नुकसान नहीं होता है। यहाँ पर क्या है कि इन्होंने कहीं ना कहीं इसमें वो फॉलो नहीं करे कंस्ट्रक्शन नॉर्म, इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है। और आपके जो क्लिपिंग्स दिख रहे हैं उसमें लोग बिल्डिंग से निकल के बाहर आ रहे हैं भागते हुए। ये भूकंप के वक्त ये निश्चित रूप से गलत कार्य है। भूकंप जब आता है तो ये कुछ ही सेकंडों के लिए आता है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकंड के लिए आता है। उस वक्त हमें पेशेंट की जरूरत है, हमें जो बिल्डिंग के अंदर सेफ जगह है वहां पर छिपना चाहिए,
जैसे अलमारी के अंदर चले जाए या दरवाजे के बीच में चौखट पे खड़ा हो जाए, तो वो बहुत जरूरी है। इस तरह की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है कि हम भूकंप से अपने आप को कैसे बचाएं। इसके लिए मॉक ड्रिल करी जाती है और मॉक ड्रिल कंपलसरी होना चाहिए जब ऐसी स्थिति है तो। जी जी, कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपने डॉक्टर बियानी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। तो म्यांमार और थाईलैंड के इस भूकंप के कुछ पहलुओं को हमने यहाँ समझने का प्रयास किया, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे जो जान माल का नुकसान हुआ है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट हालात बने, बिल्डिंग्स क्यों गिरी हैं, जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जब एनालाइज किया जाएगा वहाँ पर उसके बाद सामने आएगी। लेकिन वहाँ चाहे म्यांमार हो चाहे थाईलैंड हो, दोनों देशों के लिए चुनौती इस वक्त ये है कि मलबे में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाए। दुनिया के तमाम देशों से मदद मांगी जा रही है। भारत ने आगे बढ़कर मदद करने का प्रस्ताव भी किया है। इसका अपडेट लगातार भारत एक्सप्रेस पर जारी रहेगा। डॉक्टर बियानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।